हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज है 21 और 22 दोनों डेट की। आज हम मार्च की बात करने वाले हैं, जो कि आज की हमारी डेली करंट अफेयर्स होने वाली है 21 और 22 मार्च की। तो अगर आप लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स को देखते हो और आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप हमारे डायरेक्टली नेट लर्निंग ऐप से इस लिंक से जाकर भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड करके आप फ्री में आप लोग यहाँ पे पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। सबसे बड़ी बात इसमें यहाँ पर ये होने वाली है कि आप यहाँ पर इस ऐप में टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, और टेस्ट सीरीज ये सभी एग्जाम्स की होने वाली है, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो एमपीपीसीएस की हो, यूपीपीसीएस की हो, आरओ की हो, नर्सिंग की हो, एसएससी सीजीएल की हो। सभी टेस्ट सीरीज आपको इस पे उपलब्ध होने वाली है। सबसे बड़ी बात, एक मोस्ट इंपोर्टेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, और 200 प्लस टेस्ट रहते हैं। लगभग देखो 20,000 क्वेश्चनों के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, समय को व्यर्थ न करते हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब भी कोई एक दिवस होता है तो उसके बारे में पूछ लेता है, और ये जो इंपॉर्टेंट दिवस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चिड़िया को, हम अपनी आम भाषा में बोलें तो इस चिड़िया को आप देख पा रहे हो, जो अपने घर में पहले खूब आती थी लेकिन अब नहीं आती है, गुस्सा हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, और इसका संरक्षण करना पड़ रहा है हमें और आपको। इसका संरक्षण क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी है। तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया के संरक्षण के बारे में क्यों मनाया जाता है? तो लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए मनाया जाता है संरक्षण दिवस कोई भी, क्योंकि लोगों को जागरूक किया जा सके उस चीज के बारे में। लोगों को जागरूक करने के लिए, रखिएगा, जागरूक करने के लिए कोई भी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष जो गौरैया दिवस की थीम थी, आई लव स्पैरो। क्या थी? आई लव स्पैरो इस वर्ष थीम रही है। थीम इंपोर्टेंट रहती है, इसको याद रखना, बिल्कुल भूलना मत। आई लव स्पैरो इस वर्ष की थीम थी। इस वर्ष की थीम जो थी, मनुष्य और गौरैया के बीच में संबंध पर प्रकाश भी डालती है। याद रखिएगा, मनुष्य और जो गौरैया है उस पर संबंध बन सके, इस पर प्रकाश भी डाल सकती है। विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 2010 से हुई थी। नेचर फॉर एवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। गौरैया कीड़ों को नियंत्रित करके पौधों को बढ़ाने में मदद भी करती है, याद रखिएगा। इसीलिए ये किसानों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि यह कीटों को नियंत्रित करती है और पौधे जो होते हैं उनको बढ़ाने के लिए मदद करती है। बीज फैलाकर पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये इधर बैठी तो यहाँ से बीज को इधर उधर कर दिया, यहाँ बैठी यहाँ से बीज को इधर उधर कर दिया, है ना। तो ये बीज फैलाती है, और फैलाने के दौरान ये पारिस्थितिक तंत्र पे भी बड़ी भूमिका निभाती है। विश्व भर में गौरैया की विभिन्न प्रजातियों की संख्या 60 से अधिक है। गौरैया सामाजिक पक्षी है, याद रखिएगा, एक सोशल पक्षी है, एक सोशिकल पक्षी है। कैसी है? एक सामाजिक पक्षी है। ये अक्सर झुंड में रहते हैं। ये अक्सर देखोगे तो आप झुंड में पाए जाते हैं। उनकी छोटी छोटी चोंचें होती हैं और कीड़ों को पकड़ने में के लिए उपयुक्त होती हैं। तो विश्व गौरैया दिवस या अपनी भाषा में चिड़िया समझ लो कि चिड़िया थी, 20 मार्च को इसका दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम आई लव स्पैरो इस वर्ष की थीम रही। नेक्स्ट यूनिवर्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए। साथ में सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि, आप सभी को ज्वाइन करके और ऐप को भी डाउनलोड कर लो, जिससे कि कोई भी एग्जाम का अगर नोटिस आता है तो आप लोग पता चल सके। जिससे कि यूपीएससी का भी नोटिस आया था, पेपर कैंसिल हो गया, मैंने आपको बता दिया। एमपीपीसीएस का पेपर था, एम प्रीलिम्स का कैंसिल हो गया, मैंने आपको तुरंत उस पर नोटिफिकेशन दिया था। तो इस तरीके से वीडियो हर चीज की नहीं बन पाती है, तो नोटिफिकेशन डायरेक्टली भेज दिया जाता है, तो आपको पता चल जाता है। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है मैगन। उष्णकटिबंधीय निचले स्तर पर पहुंच गया है। एक मैगन चक्रवात है उष्णकटिबंधीय, और यह निचले स्तर पर पहुंच चुका है। क्या भारत में भी इसमें संभावना जताई जा रही है कि विनाश हो सकता है, या कहां पर इसका विनाश होने की खबरें आ रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब में, देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया, मान लो मैप ये है एक एग्जाम्पल के लिए, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में भयंकर बारिश हुई, और चक्रवात से बोरोलूला शहर सबसे अधिक प्रभावित हुआ। देखो वहां पे शहर शायद हमने ना पूछा जाए कौन सा प्रभावित हुआ, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि मैगन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था वह किस देश के आसपास आया था। तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया देश के आसपास आया। खाड़ी पूछ लिया जा सकता है कि यह कौन सी खाड़ी के पास आया था। तो कारपेंटेरिया की खाड़ी दक्षिण पश्चिम में जो है, उसके किनारे बोरुलुला एक पास है, शहर है, उसके पास यह आया था। दक्षिणी गोलार्ध के गर्म महीने नवंबर से अप्रैल तक ऑस्ट्रेलिया के चक्रवाती मौसम का निर्माण करते हैं, और सीजन से पहले चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर ने दिसंबर में उत्तरी क्वाशीलैंड में राज्य को प्रभावित किया था।
अच्छा, आप लोग पता होना चाहिए चक्रवात पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। वर्ष 2023 के जितने भी चक्रवात आए थे उसके बारे में, 2024 में जो भी चक्रवात आएंगे उसके बारे में। तो चक्रवात पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनी है, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी या फिर आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो उसको। ऑस्ट्रेलिया इतिहास का सबसे गीला उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, याद रखिएगा। इस चक्रवात पीटर को पीछे छोड़ दिया है, जो ऑस्ट्रेलिया में अब तक का सबसे गीला उष्णकटिबंधीय चक्रवात माना जाता था। जनवरी और फरवरी 2024 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात किरली ने पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र को प्रभावित किया। तो मैंने आपको यहाँ पे देखोगे 4 चक्रवातों की अभी जस्ट ही बात कर ली है। मैगन की, किरली की, है ना, और कौन से की, गीला की, कई सारे चक्रवात, जैस्पर की। तो यहाँ पे कई सारे चक्रवात की बात कर ली है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पर्पज से चक्रवातों को याद जरूर रखा करो। मैगन चक्रवात अगर का नाम आए कहाँ पे ये आया था, तो ऑस्ट्रेलिया में आया था, कारपेंट्रिया की खाड़ी के पास में और बोरोलुला शहर के पास में। नेक्स्ट हम देखते हैं विनय कुमार। कौन है विनय कुमार? रूस में भारत के राजदूत बने हुए हैं। तो विनय कुमार जी को आप देख सकते हो, ये कौन बने हैं? रूस में भारत के राजदूत बने हैं। विनय कुमार को रूसी संघ में भारत के अगले राजदूत में नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा रूस में पुतिन की सरकार है और 5वीं बार वो फिर से जीत हासिल उन्होंने अपने नाम कर ली है, याद रखिएगा ये भी। वर्तमान में यह कहाँ पर कार्यरत थे? तो म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे। अब इनको कहाँ भेजा जा रहा है? रूस भेजा जा रहा है। तो म्यांमार में कार्यरत थे और अब रूस भेजा जा रहा है। भारत और रूस संबंध भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक तरीके से एक स्तंभ कह सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे संबंध है। भारत और रूस के संबंध 2010 से रणनीतिक साझेदारी से बढ़कर विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो रणनीतिक साझेदारी से बढ़कर यहाँ पर उन्होंने विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीति पर अपने स्तर पर पहुंच लिया है, जो संबंध है। रूस भारत का दीर्घकालिक साझेदार है, याद रखिएगा। रूस भारत का आज का नहीं, बहुत पुराना साझेदार रहा है, जिसमें व्लादिमीर पुतिन 5वें कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। मैंने आपको बताया कि पुतिन जी 5वीं बार राष्ट्रपति के लिए फिर से चुन लिए गए, 5वीं बार वह राष्ट्रपति फिर से बने हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सरकार ने बंदी हाथी, अरे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि हाथी संबंधित है और हाथी इस समय चर्चा में बने हुए हैं। मानव और हाथी के संघर्ष के बीच में ये बहुत सारे नियमों में संशोधन किया जा रहा है। सरकार ने, यार किसने? सरकार ने, गवर्नमेंट ने बंदी हाथी स्थानांतरण या परिवहन नियम 2024 को अधिसूचित किया है, नोटिफाई किया हुआ है। इस नियम के तहत क्या बातें उसको देख लेते हैं। इस नियम के तहत हाथियों को राज्यों के भीतर या राज्यों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब कि एक राज्य से बी राज्य में, बी राज्य से सी राज्य में, साथ में राज्यों के बीच में भी, राज्यों के जो बीच में भी स्थानांतरित करने के लिए कहा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक बंदी हाथी को तब स्थानांतरित किया जा सकता है जब यदि मालिक उसे रखने की स्थिति में नहीं है। याद रखिएगा, जो बंदी हाथी होते हैं, जो कोई हाथी रखता है, उसको तभी स्थानांतरित किया जा सकता है जब वह रखने की स्थिति में नहीं होता है, या नहीं रख पा रहा है अब वो, इसलिए। या फिर जब राज्य के मुख्य वन्य जीव अधिकारी हाथी के बेहतर रख रखाव के लिए आवश्यक समझते हैं। मान लो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में हाथियों को लेके कुछ लोग कुछ मांगते रहते हैं, कुछ सर्कस दिखाते रहते हैं। अगर वो रख रहे हैं बढ़िया तरीके से और वन्य जीव अधिकारी से संतुष्ट हैं, तब तो ओके, कोई बात नहीं। अगर उनको लगता है कि वन्य जीव अधिकारी उसको रख रखाव के लिए अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, उसको नहीं रख पा रहे हैं, तो वन्य जीव अधिकारी क्या करेगा? उनसे बोलेगा कि भैया आप इनको राज्य में शिफ्ट करो, स्थानांतरण यहाँ पर कर दीजिए। या फिर मालिक जो है वो रखने की स्थिति में नहीं है, या फिर वो वन्य जीव अधिकारी से कहता है, तब उसको स्थानांतरण किया जा सकता है। एक पशु चिकित्सक और एक वन संरक्षक के द्वारा अनुसमर्थन के बाद एक हाथी को राज्य के भीतर स्थानांतरित किया जाएगा। एक चिकित्सक होगा, एक पशु चिकित्सक, जो देखेगा कोई हाथी में मतलब बीमारी तो नहीं है कि और भी हाथी को हो सके, तो इस तरीके से इसको तब इसको स्थानांतरित किया जाएगा, जो कि सुनिश्चित करता है कि वर्तमान निवास स्थान संभावित निवास स्थान उपयुक्त है। मुख्य वन्यजीव वार्डन स्थानांतरण को अस्वीकार या स्वीकार करने के लिए विकल्प चुन सकता है। याद रखेगा, जो मेन वन्यजीव वार्डन अधिकारी होता है, उसको अधिकार है, वो तो एक्सेप्ट कर सकता है और नॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो याद रखिएगा, डिनाई भी कर सकता है, इंपोर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए। हाथी के स्थानांतरण की शर्तों की बात समझ लेते हैं कि शर्तें क्या है। तो स्थानांतरित किए जाने वाले हाथी के साथ एक महावत और एक हाथी सहायक होना चाहिए। याद रखिए, एक महावत और एक हाथी सहायक होना चाहिए। पशु चिकित्सक के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र में यह दर्शाया जाना चाहिए कि हाथी परिवहन के लिए उपयुक्त है,
उसमें बीमारी और संक्रामक या छूत की बीमारी को कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, तभी उसको स्थानांतरित किया जाएगा। शर्त है ये। परिवहन अनिवार्य संगरोध अवधि के बाद ही किया जाएगा। घबराहट वाले चिड़चिड़ाहट हाथियों को नियंत्रित करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर शामक दवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए, जिसे पशु चिकित्सक के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। तो ये हाथी के स्थानांतरण जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक राज्य से दूसरे स्थान पर राज्यों के बीच में स्थानांतरित किए जाएंगे, परिवहन किया जाएगा, इनकी स्थानांतरण की शर्तें हैं। ये शर्तों के बाद ही कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अपाचे। अपाचे अभी क्यों चर्चा में आ गया है? क्योंकि अपाचे कहीं न कहीं अच्छा है और काफ़ी दिनों के बाद इसमें कुछ तकनीकी देखा जा रहा है। तो इसको हम समझ लेते हैं पूरी खबर के तहत क्या मामला है पूरा। हालाँकि राजस्थान में भारतीय सेना ने अपना पहला, जब पहला है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन बनाया हुआ है। तो इन्होंने स्क्वाड्रन जो बनाया हुआ है भारतीय नौसेना ने, सॉरी भारतीय सेना ने, और पहला अपाचे को शामिल करने की बात बताई जा रही है। इसे पश्चिमी क्षेत्र वेस्ट के क्षेत्र में जमीनी संचालन की सुविधाजनक के लिए बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जोधपुर पर वह जगह है जहां पर स्क्वाड्रन का गठन किया गया है, मतलब जोधपुर में इसका गठन किया गया है। अपाचे एक ऐसा विमान है कि लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी मई में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है, मतलब एक लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के द्वारा पहले से ही अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर बेड़े का उपयोग किया जा रहा है। बोइंग अमेरिकी एरोस्पेस फर्म है जो अपाचे बनाती है, याद रखिएगा, ये स्वदेशी नहीं है। तो फिर ये किस कौन बनाती है? यूएसए के द्वारा इसको बनाया जाता है, और बोइंग एक फर्म है जिसके द्वारा इसका निर्माण या इसको बनाया जा रहा है। इसमें मौजूदा सबसे अत्याधुनिक मल्टी रोल लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से एक है। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। तो अपाचे का इस्तेमाल कौन करती है? अपाचे का इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है, और इसको भारतीय बेड़े में शामिल किया जा रहा है और यूएसए से लिया जा रहा है, याद रखिए। आईएलओ, वेरी इंपोर्टेंट, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 1000 में से 3.5 लोग जबरन मजदूरी में लगे हुए हैं। देख सकते हो आप, मजदूरी कर रहे हैं बच्चे, तो ये जबरदस्ती लगाए जाते हैं 1000 में से 3.5 लोग। कौन कहता है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट कहती है। जबरन श्रम से प्रति वर्ष 36 बिलियन डॉलर का अवैध मुनाफा होता है, याद रखिएगा। 36 बिलियन डॉलर का मुनाफा होता है, थोड़ा बहुत का नहीं होता है। आईएलओ के संगठन के द्वारा मुनाफा और गरीबी जबरन श्रम का अर्थशास्त्र शीर्षक रिपोर्ट जारी की गई। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मुनाफा और गरीबी के लिए जबरन श्रम के लिए अर्थशास्त्र पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया जा रहा है जबरन श्रम से होने वाला मुनाफा यूरोप और मध्य एशिया में सबसे अधिक है। कहां पर है? यूरोप में और मध्य एशिया में सबसे अधिक है। इसके बाद अगर आता है तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र का नंबर आता है। यूरोप और मध्य एशिया में 84 बिलियन डॉलर से अधिक मुनाफा कमाया जाता है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में 62 बिलियन से अधिक का डॉलर कमाया जाता है। जबरन व्यावसायिक यौन शोषण का एक हिस्सा कुल अवैध मुनाफे में 2/3 से अधिक है। याद रखिए, यौन शोषण भी इसमें होता है। अवैध मुनाफा वह मजदूरी है जो श्रमिकों की थी लेकिन उनके शोषकों ने अपने पास रख ली है, याद रखिएगा। क्योंकि जबरदस्ती करा रहे हैं, पैसा देना नहीं पड़ रहा है, तो वह मुनाफा श्रमिकों के लिए था लेकिन वह मालिकों ने अपने पास में या शोषकों ने अपने पास में रख लिया है। 2021 में हर दिन 27.6 मिलियन लोग जबरन मजदूरी में लगे थे। 2016 से 2021 के बीच में जबरन मजदूरी कराने वाले लोगों की संख्या 2.7 मिलियन की वृद्धि हुई है। तो 2016 से आप 2021 तक देखोगे तो यहाँ पर 2.7 मिलियन लोगों की वृद्धि रिपोर्ट बता रही है ना। तो इस पे याद रखिएगा, ये रिपोर्ट इंपोर्टेंट है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, और इनको दिया गया है तेलंगाना। क्यों दिया गया है? क्योंकि तेलंगाना के राज्यपाल ने इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। प्रीवियस वीडियो मैंने पूरी डिटेल से उनके बारे में बताया था आपको, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे पता है। हालांकि झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना के प्रभारी राज्यपाल बने हुए हैं। वह पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। सोचिएगा, झारखंड की संभालेंगे, झारखंड के साथ साथ तेलंगाना की संभालेंगे, और पुडुचेरी की भी वह जिम्मेदारी है। तो 3 राज्यों की वह, एक कैसा प्रदेश, 2 राज्यों की वह संभाल रहे हैं। इस्तीफा किसने दिया था? तिमली साई का इस्तीफा दिया, जो तेलंगाना के राज्यपाल थे। इन्होंने इस्तीफा राष्ट्रपति को दिया और तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया गया था। राधा कृष्णन जो कि झारखंड के लगातार कार्यकाल के लिए तेलंगाना के राज्यपाल के पद पर रहने वाले तमिलनाडु के तीसरे व्यक्ति हैं। राधा कृष्णन ने 2023 में झारखंड के राज्यपाल की शपथ ली थी, पद संभाला था मतलब।
हाल ही में तिमलिसाई सौंदरराजन ने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल से इस्तीफा दे दिया। तो इनका इस्तीफा दिया गया और राधाकृष्णन को तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रखो, हो सकता है फंसा लिया जाए और पूछ लिया जाए। एक विशाल ज्वालामुखी देखा गया है, कहाँ पे देखा गया है? तो वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर देखा है। कहाँ पर देखा है? मंगल ग्रह पर देखा है दोस्तों। अब मंगल ग्रह पर देखा है तो इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विशाल ज्वालामुखी की खोज की है। नॉक्टिस ज्वालामुखी नाम का यह विशाल ज्वालामुखी 29,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी? 29,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नॉक्टिस नाम इन्होंने रखा हुआ है, नॉक्टिस नाम का यह ज्वालामुखी है। लगभग 450 किलोमीटर चौड़ाई में यह फैला हुआ है, मतलब इसकी अगर डेंसिटी देखोगे तो 450 किलोमीटर में है। ज्वालामुखी का स्थान मंगल ग्रह के भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में पूर्वी नॉक्टिस लेबिरिंथस में और वेलिस मैरिनिस के पश्चिम में ग्रह के विशाल घाटी प्रणाली में स्थित है। तो देखोगे तो भूमध्य रेखा के ठीक साउथ में है यह। इसकी खोज करने के लिए नासा के मेरिनर 9, वाइकिंग ऑर्बिटर 1 और 2, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ओडिसी, मार्स रिकोनिस ऑर्बिटर सहित कई मिशनों के डेटा का उपयोग किया गया है। तभी बताया जा रहा है कि मंगल पर एक विशाल ज्वालामुखी देखा गया है। ईएसए के मतलब कि यूरोपियन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा मार्स एक्सप्रेस मिशन भी इसी का प्रयास का एक हिस्सा है। तो ये भी है, वो भारत देश की अभी एजेंसी इसमें कोई शामिल नहीं है। तो याद रखना है, मंगल ग्रह पर विशाल ज्वालामुखी देखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो मानव की तस्करी होती है, मानव की तस्करी को नियंत्रित करने के लिए एनसीडब्ल्यू और भारतीय रेलवे ने एक समझौता किया हुआ है। तो एनसीडब्ल्यू और भारतीय रेलवे के द्वारा एक समझौता किया गया है जिससे कि मानव की तस्करी को रोका जा सके। देखते हैं कहां तक बातें हैं और कहां तक सुलभ हो सकता है। तो एनसीडब्ल्यू का मतलब है राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या है? नेशनल वुमेन आयोग, इसका कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन एक आयोग है। और उसके बाद एक रेलवे सुरक्षा बल है। उन्होंने दोनों ने मिलकर, राष्ट्रीय महिला आयोग और रेलवे ने मिलकर मानव तस्करी को रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। दोनों से देखा जा रहा है कि शायद निपट सके। रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान और महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव तस्करी के 70% मामले महिलाओं और लड़कियों से जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। तो इसी को रोकने के लिए महिला आयोग और रेलवे ने मिलकर क्या किया है? एक समझौता किया है कि मानव तस्करी को रोका जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में थोड़ा सा मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। एक वैधानिक निकाय है, आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सलाह सरकार को सलाह देता है। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को 1990 के राष्ट्रीय आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो 1990 का राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान था, 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। जयंती पटनायक एनसीडब्ल्यू की पहली अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ की बात है? तो बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है राष्ट्रीय महिला आयोग का। ये याद रखना, एक वैधानिक निकाय एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट और हमारी अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नट लर्निंग ऐप नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको टेस्ट सीरीज मौका मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ का मौका मिलेगा। सभी का डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारी क्लासेस चलती है, सबको आप लोग देख सकते हो। हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान शुरू की गई। अब मिशन 414 है क्या? तो हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मतदान का प्रतिशत बढ़े, चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 414 अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उन 414 मतदान केंद्रों पर अधिकतम मतदान कराना है, ये जो पिछले लोकसभा चुनाव में 60% कम मतदान हुए थे। 414 इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 414 क्या है? केंद्र, मतदान केंद्र जहां पे मतदान डाला जाएगा। तो इसीलिए मिशन 414 है कि जो पिछले लोकसभा चुनाव में 60% कम मतदान डला था, उनको मिशन के माध्यम से चुनाव डलवाया जाए या मतदान डलवाया जाए। भविष्य के मतदाताओं को बच्चों के द्वारा बनाए गए विशेष निमंत्रण कार्ड दिए जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में औसत मतदान 72.42% था। हिमाचल प्रदेश में 1,38,918 पहली बार मतदाता 4 लोकसभा सीटों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला के लिए अपना वोट डालेंगे। इंपोर्टेंट है, मिशन 414 इसके बारे में अगर आता है तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश संबंधित है, चुनाव आयोग ने उसकी घोषणा की हुई है। आज के लिए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मुलाकात करेंगे। बिल्कुल करने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।